सोचिए, एक गांव, रात भर चलने वाला गोंधल, ढोल ताशों की गूंज, देवताओं को मनाने की पूजा, और उसी रात में शुरू होता है एक जबरदस्त माइंड गेम। गोंधल नाम पर शुरू हुआ भजन कीर्तन कब एक मर्डर मिस्ट्री और साइकोलॉजिकल थ्रिलर में बदल जाता है ये पता ही नहीं चलता। पिछले साल आई इस मराठी मूवी की IMDb रेटिंग है 9.3। साथ ही अगर आप YouTube पर इसके रिव्यूज को चेक करेंगे तो खुद समझ जाएंगे कि ये मास्टरपीस मूवी है। अगर आप ऐसी ही कहानियां पसंद करते हैं तो ये वीडियो आप मिस नहीं कर सकते। इसलिए अब बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की ये एक्सप्लेनेशन। तो मूवी की शुरुआत तात्या नाम के एक बुजुर्ग आदमी से होती है, जो अपने रिश्तेदार विष्णु के साथ गोंधल की रस्म में जा रहा होता है। रास्ते में विष्णु पूछता है कि शादी के बाद गोंधल क्यों रखा जाता है, तो तात्या समझाते हैं कि गोंधल में स्वयं भगवान पधारते हैं और एक नए शादीशुदा जोड़े की सारी मुसीबतें दूर करते हैं। ये सुनकर विष्णु हल्के फुल्के अंदाज में कहता है कि शायद उसके माँ बाप ने शादी के समय गोंधल नहीं रखा होगा, तभी उसकी जिंदगी में इतनी झंझटें हैं। यही बातचीत के दौरान हमें तात्या के दुख का पता चलता है। तात्या का एक बेटा था जिसकी कुछ समय पहले मौत हो चुकी है। पुलिस के मुताबिक उसने शराब पीकर नदी में छलांग लगा दी थी और डूबकर मर गया था। लेकिन तात्या को हमेशा से लगता है कि बात सिर्फ दुर्घटना की नहीं, कुछ और भी गड़बड़ है। बेटे की मौत के बाद उसकी बहू भी घर छोड़कर चली गई। किसी के साथ भाग गई या अकेली कहीं निकल गई ये साफ नहीं, बस इतना कि तात्या अकेले पड़ गया। अब दोनों जिस घर में पहुंचते हैं वो आनंद का घर है, जहां आज गोंधल का कार्यक्रम रखा गया है। कल ही आनंद की शादी सुमन नाम की लड़की से हुई है। उसी खुशी में पूरा परिवार पूजा पाठ और गोंधल कर रहा है। आनंद के बारे में पता चलता है कि वो बहुत ही डरपोक और शर्मीला लड़का है। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते हैं कि इतना डरपोक पाटिल भी क्या होगा, और बोले बिना ही कहते फिरते हैं कि इसे इतनी अच्छी सुंदर लड़की कैसे मिल गई। आनंद का परिवार बहुत ही धार्मिक है। घर में उसके माता पिता रहते हैं। एक बहन है जिसकी शादी हो चुकी है, बस जीजा थोड़ा नखरे टाइप वाला है। आनंद का शर्मीलापन इतना है कि शादी के बाद भी उसने अभी तक सुमन से ठीक से बात नहीं की। उसकी माँ उसे समझाती है कि सुमन साथ करो, दोस्ती करो, तभी रिश्ता आगे बढ़ेगा। आनंद घबराते हुए माँ की बात मानने की कोशिश करता है। गांव की हायरार्की भी यही साफ होती है। आनंद गांव के छोटे पाटिल का बेटा है, यानी असर तो है लेकिन उतना बड़ा नहीं। असली ताकत मेन पाटिल के पास है। मूल योजना ये थी कि सुमन की शादी मेन पाटिल के बेटे सरजीव राव से होगी, लेकिन पाटिल ने बहुत ज्यादा दहेज मांग लिया। दहेज की मांग सुनकर तात्या ने रिश्ता वहीं पर रोक दिया और सुमन की शादी आनंद के साथ तय कर दी, क्योंकि आनंद के परिवार को दहेज में कोई दिलचस्पी नहीं थी। सुमन के माँ बाप इस बात से बहुत खुश थे कि उनकी बेटी ऐसे घर में जा रही है जहां लालच नहीं आदर है। लेकिन दूसरी तरफ सुमन खुद इस शादी से खुश नहीं होती। उसे राव पसंद है। जब वो उदास चेहरा लिए बैठी होती है तो उसकी माँ उसे समझाती है कि आनंद दिल का बहुत ही अच्छा है। उसे बहुत नसीब से ऐसा घर मिला है जहां सब उसे प्यार से रखते हैं। सुमन सिर झुकाकर सुन तो लेती है पर मन से राजी नहीं होती। इसी बीच फंक्शन में सरजीव राव की एंट्री होती है। यहीं पता चलता है कि राव आज भी सुमन को दिल से चाहता है। उसकी जिद थी कि वो हर हाल में उसी से शादी करे, लेकिन बाप के लालच ने सब बिगाड़ दिया। अब भी जब वो सुमन को देखता है तो उसकी नजरें हटती नहीं। सुमन जब मंडप में आती है तो राव खुलेआम उस पर फ्लर्ट करने की कोशिश करता है, और चौंकाने वाली बात ये कि सुमन भी हल्के फुल्के अंदाज में उसकी बातों का जवाब देती रहती है। ये देखकर राव के दोस्तों को साफ समझ में आ जाता है कि सुमन भी उसे लाइन दे रही है। उनमें से एक दोस्त राव को उकसाता है, अगर तू खुद को इतना बड़ा पाटिल समझता है तो आज किसी भी तरह से सुमन से किस लेकर दिखा, तभी मानेंगे। राव भी ईगो में उसका चैलेंज स्वीकार कर लेता है। पूरे फंक्शन के दौरान राव की नजरें बार बार सुमन पर ही टिकी रहती हैं, और सुमन भी मौका मिलते ही उसे देखती रहती है। यहाँ से ये साफ दिखता है कि दोनों के बीच एक पुराने प्यार की चिंगारी अभी भी जिंदा है। दूसरी तरफ बेचारा आनंद, जो अपनी ही पत्नी से दो शब्द ठीक से बोल नहीं पा रहा। वो कोने में खड़ा सब देख तो रहा है पर कुछ समझ नहीं पाता। अब गोंधल के धार्मिक कार्यक्रम के बीच सुमन और आनंद मिलकर पूजा करते हैं। इस शोरगुल के बीच में राव मौका देखकर सुमन से धीरे से कहता है कि वो उसे अकेले में मिलना चाहता है। सुमन थोड़ा नखरा दिखाते हुए कहती है कि ये इतना आसान नहीं है, वो अब शादीशुदा है। राव बार बार रिक्वेस्ट करता है, मनाता है, पर सुमन कोई सीधा जवाब नहीं देती और भीड़ में चली जाती है। उसी समय गांव का असली दबदबे वाला आदमी पाटिल वहां पहुंचता है। उसे देखते ही माहौल में खौफ फैल जाता है। पूरे गांव में उसका डर है। कुछ समय पहले ही उसने एक गरीब कपल को जान से मारने की धमकी दी थी, सिर्फ इसीलिए कि वो उसका कर्ज नहीं चुका पाए थे।
वो उस औरत पर भी बुरी नजर रखता था और जबरदस्ती करने वाला था। डर और लाचारी में उस गरीब आदमी ने अपनी सारी जमीन पाटिल के नाम पर कर दी। यही पाटिल की आदत है, डर, धमकी और जुल्म के दम पर किसानों की जमीन हड़प लेना। और आज भी वो किसी से जमीन छीन कर आया है। तात्या जैसे ही पाटिल को देखता है, उसके चेहरे पर गुस्सा और नफरत साफ दिखती है। यहाँ हमें पता चलता है कि तात्या की बहू पहले पाटिल की रखेल रह चुकी है। इसी वजह से तात्या उसे दिल से नफरत करता है। उसे शक है कि उसके बेटे की मौत के पीछे भी पाटिल का हाथ है, लेकिन उसके पास कोई ठोस सबूत नहीं और पाटिल की ताकत के सामने खुलकर कुछ करना भी आसान नहीं। इसी बीच सुमन अपने कमरे में माँ बाप से झगड़ रही होती है। उसके पिता उसे डांट कर कहते हैं कि अब उसकी शादी हो चुकी है, उसे इस घर में खुशी खुशी रहना ही होगा और वो जीते जी उसे मायके वापस नहीं भेजेंगे। ये सुनकर सुमन फूट फूट कर रो पड़ती है। उसे लगता है कि उसके माँ बाप उसकी बात समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे। आखिरकार सुमन एक बच्चे के हाथ से राव को मैसेज भेजती है कि वो उससे मिलने के लिए एक खाली पास के घर में आ जाए। मैसेज मिलते ही राव की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो अपने दोस्तों से कहता है कि आज तो किस लेकर ही रहूंगा और तुरंत वहां पहुंच जाता है। अकेले में मिलते ही वो सुमन के साथ रोमांटिक होने लगता है, लेकिन सुमन उसे रोकते हुए कहती है कि वो गलत रास्ता नहीं अपना सकती। वो अब शादीशुदा है और ये सब नहीं होना चाहिए। राव अपनी जिद और डिजायर के बीच में उलझा रहता है। उधर राव का वही शरारती दोस्त मैसेज ले जाने वाले उसी बच्चे के माध्यम से आनंद को भी खबर भिजवा देता है कि देखो सुमन किससे मिलने गई है। दरअसल वो तमाशा देखना चाहता था। एक तरफ पुराना प्रेमी राव और दूसरी तरफ नया पति आनंद और बीच में सुमन। और यहीं से आगे की कहानी में असली टकराव की नींव पड़ती है। राव और सुमन जिस कमरे में छुपकर मिल रहे होते हैं, वहीं से कहानी और ज्यादा डार्क होनी शुरू होती है। राव भावुक होकर सुमन से कहता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है और उसके बिना जी नहीं सकता। ये सुनकर सुमन सीधा सवाल करती है, जब तुम्हारे बाप ने दहेज मांगा था तब तुम कहाँ थे? तब तो तुमने मेरे लिए कुछ नहीं किया। राव सफाई देता है कि वो अपने पिता के सामने कुछ भी नहीं बोल सकता क्योंकि उसके पिता उसकी एक नहीं सुनते। सुमन उसे साफ कहती है कि वो भी उसे पसंद करती है, लेकिन अब हालात ऐसे हैं कि वो सिर्फ उसी के साथ रह सकती है जो उससे शादी करे। अब यहाँ वो अपनी असली और खतरनाक सोच को सामने रखती है। सुमन कहती है कि अगर वो दोनों सच में साथ में रहना चाहते हैं तो क्यों ना आनंद को ही रास्ते से हटा दे, ताकि उसके मरने के बाद वो विधवा बन जाए और फिर वो और राव शादी कर सके। ये सुनकर राव के होश उड़ जाते हैं क्योंकि आनंद उसका चचेरा भाई है और वो उसे मारने की कल्पना भी नहीं कर पा रहा। सुमन जिद पर अड़ी रहती है, मैं तुमसे तभी मिलूंगी जब आनंद मरेगा। इस तरह राव अपने प्यार, ईगो और लालच के बीच में फंस जाता है और आखिरकार मान जाता है। ठीक तभी आनंद वहीं पहुंच जाता है। सुमन फुर्ती से राव को पीछे कमरे में छुपा देती है। आनंद अंदर आता है तो अपनी नई नई दुल्हन के साथ थोड़ा रोमांटिक होने की कोशिश करता है, उसे छूने समझने की कोशिश करता है, लेकिन सुमन बार बार उसे रोकती है। आनंद उसकी हिचक को शर्मीलेपन की तरह लेता है और उसकी बात पूरी तरह से नहीं समझता। छिपा हुआ राव ये सब देखकर अंदर ही अंदर जल रहा होता है और गुस्से में लगभग आनंद पर झपटने ही वाला होता है कि तभी आनंद की माँ कमरे में आ जाती है। वो आनंद को जोर से डांटती है, बाहर पूजा चल रही है और तू यहाँ क्या कर रहा है? जब तक गोंधड़ की पूजा पूरी नहीं होती कोई ऐसी वैसी हरकत नहीं होगी। वो आनंद को खींचकर बाहर ले जाती है और साथ में सुमन को भी वहीं से बाहर कर देती है। कुछ देर के बाद गोंधड़ की धूम के बीच में सुमन सबको चाय बांटकर एक दूसरे कमरे में चली जाती है। वहां गोंधड़ का एक कलाकार मेकअप करके तैयार हो रहा होता है। उसे देखते ही सुमन के चेहरे पर अलग ही चमक आ जाती है। यहीं पर खुलासा होता है कि ये आर्टिस्ट वही है जिसे सुमन साइबा कहकर पुकारती है, वही लड़का जिससे वो सच में प्यार करती है। उसके घर वालों ने इसी रिश्ते को ठुकराकर उसकी जबरदस्ती आनंद से शादी करवा दी। सुमन मौका देखकर साइबा के गले लगकर फूट फूट कर रोती है और कहती है कि वो इस घर, इस रिश्ते और इस गांव से किसी भी तरह से निकलना चाहती है। साइबा उसे दिलासा देता है, इसीलिए तो मैं यहाँ आया हूँ। कल ही हम दोनों यहाँ से दूर निकल जाएंगे और कहीं और जाकर अपना छोटा सा घर बसाएंगे। लेकिन सुमन एक गंभीर डर बताती है, अगर मैं अभी भाग गई तो मेरे माँ बाप की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। गांव वाले उन्हें परेशान करेंगे, उन पर ताने कसेंगे, वो शर्म के मारे अपनी जान भी दे सकते हैं और अगर परिवार वालों ने हमें पकड़ लिया तो वो हमें भी मार देंगे। इसलिए वो साफ कहती है कि भाग जाना कोई विकल्प नहीं है, उन्हें कुछ और रास्ता निकालना होगा। फिर सुमन अपना चालाक प्लान समझाती है। वो बताती है कि राव उसके पीछे पागल है और वो जानबूझकर उसके साथ फ्लर्ट कर रही है ताकि उसे अपने जाल में फंसा सके।
उसका प्लान यह है कि राव ही आनंद को मारे, ताकि सबको लगे कि प्यार में पागल राव ने ये जुर्म किया है, कि राव पहले ही उसके कहने पर काफी हद तक मान चुका है और मौका मिलते ही वो आनंद को मारने के लिए तैयार हो जाएगा। गांव की सोच ऐसी है कि कोई भी विधवा से शादी नहीं करना चाहता। ऐसे में पापा मजबूरी में मेरे लिए फिर से रिश्ता ढूंढेंगे और तब मैं उन्हें तुम्हारा नाम बताऊंगी। उन्हें लगेगा कि तुम एक सीधे साधे धार्मिक गोंधल कलाकार हो और वो आसानी से हमारी शादी के लिए राजी हो जाएंगे। जहां तक राव की बात है, आनंद के कत्ल के केस में वो सीधे जेल जाएगा और हमेशा के लिए रास्ते से हट जाएगा। ये पूरा प्लान सुनकर साहिबा भी दंग रह जाता है। उसे एक तरफ योजना की चालाकी समझ में आती है तो दूसरी तरफ उसकी खतरनाक साजिश भी। तभी कमरे के कोने में लेटी आनंद की दादी उठकर बैठ जाती है। दोनों चौंक जाते हैं क्योंकि उन्हें लगा था कि दादी सो रही हैं। दादी की मौजूदगी देखकर साहिबा घबरा जाता है और उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है ताकि राज बाहर ना जाए, लेकिन सुमन उसे रोक लेती है और जल्दी से समझाती है कि दादी ना तो देख सकती है और ना ठीक से सुन सकती है, इसलिए ना तो उन्होंने कुछ देखा है और ना ही सुना है। ये सुनकर साहिबा रुक जाता है। सुमन दादी को संभालकर बाहर ले जाती है और वापस फंक्शन में शामिल हो जाती है, मानो कुछ हुआ ही ना हो। अब सीन बाहर के माहौल में आता है। राव पूरे वक्त बस एक मौका ढूंढ रहा होता है कि कब आनंद को निपटा सके। दूसरी तरफ विष्णु की अपनी दुश्मनी चल रही है। उसे पाटिल से गहरी नफरत है क्योंकि पाटिल ने उसकी माँ को अपने पास रखा हुआ है और इसी वजह से माँ बेटे से मिल नहीं पाती। विष्णु तय करता है कि इसी गोंधल के मौके पर वो पाटिल की असली सच्चाई सबके सामने लाएगा। विष्णु अपने दोस्तों से थोड़ा पैसा इकट्ठा करता है और गोंधल करने वाले कलाकारों को दे देता है ताकि वो अपने गीतों और संवादों में पाटिल के पापों का जिक्र करें। कार्यक्रम शुरू होता है। ढोल ताशे बजते हैं और कलाकार खुलकर पाटिल के किए हुए अत्याचारों, जमीन हड़पने और गरीबों पर किए गए जुल्म का वर्णन करने लगते हैं। ये सुनकर पाटिल आग बबूला हो जाता है। वो बीच में ही कार्यक्रम को रुकवाकर कलाकारों से पूछताछ करता है, तुम्हें ये सब बोलने के लिए किसने कहा? कलाकार डरते डरते कहते हैं, येलो शर्ट वाला लड़का, यानी इशारा सीधे विष्णु की तरफ जाता है। ये सुनते ही पाटिल के गुंडे विष्णु को ढूंढने के लिए भागते हैं। तात्या भी ये देखकर घबरा जाता है और विष्णु को इधर उधर ढूंढने लगता है कि कहीं पाटिल उसे पकड़ ना ले। इसी बीच एक कोने में पाटिल राव से बात करता है। वो उसे अपने परिवार की क्रूर विरासत याद दिलाता है, कैसे उसके दादाजी ने आनंद के दादाजी को मारकर गांव का बड़ा पाटिल बनने का दर्जा छीन लिया था। असल में बड़े पाटिल की कुर्सी आनंद के दादाजी की थी, लेकिन हत्या और डर के बल पर यह कुर्सी आज पाटिल के परिवार के पास है और तब से उन्होंने अपनी ताकत किसी और के हाथों में नहीं जाने दी। वो राव से कहता है कि अगला बड़ा पाटिल वही है, इसलिए उसे अपनी दबंगई और रुतबे का ध्यान रखना होगा। बातचीत के दौरान राव खुलासा करता है कि उसे सुमन पसंद है और वो उसे अपनी पत्नी बनाना चाहता है। पाटिल हंसते हुए कहता है कि पहले राव को खुद को काबिल साबित करना होगा, इसके बाद वो जितनी चाहे उतनी औरतों को अपने पास रख सकता है। साथ ही वो नीच तरीके से ये भी कहता है कि सुमन तो उसे भी पसंद करती है और वो भी मौका मिलते ही उसे हासिल करना चाहता है। यानी सुमन सिर्फ राव को नहीं बल्कि खुद पाटिल की नजर में भी एक चीज बनकर रह गई है। अब पाटिल की बातों ने राव के अंदर का जहर और भी गहरा कर दिया था। पाटिल की कुर्सी, सत्ता, रुतबा और सुमन, सब कुछ पाने के लालच में वो पूरी तरीके से बहक चुका था। सबसे पहले वो उसी इंसान को रास्ते से हटाने का फैसला करता है जिसने उसे ये जहरीला गुरु मंत्र दिया था। उसका अपना बाप, गांव का पाटिल। बचपन से उसने अपने पिता से यही सीखा था कि अगर कोई तुम्हारे सपनों के बीच में आए तो उसे खत्म कर दो। उसी सीख को अब वो उल्टा उसी पर लागू कर देता है। गुस्से और लालच में अंधा होकर राव अपने ही पिता पर हमला कर देता है और उसे मार डालता है। मरते मरते पाटिल सिर्फ इतना कह पाता है, तूने मुझे मार दिया, लेकिन याद रख तू एक पाटिल है। पावर हमेशा अपने ही घर में रहनी चाहिए। राव उसके खून से सना रह जाता है, लेकिन अब वो खुद को अगला बड़ा पाटिल मानकर आगे बढ़ता है। वो पिता के कपड़े और स्टाइल में खुद को तैयार करता है जैसे विरासत उसी को मिल गई हो। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ता है, अचानक तात्या उस पर हमला कर देता है। उन्हें डर है कि पाटिल और उसका बेटा दोनों मिलकर विष्णु को मार देंगे, जैसे उन्होंने तात्या की जिंदगी बर्बाद की। अपने बेटे को खो चुके तात्या अब अपने पोते विष्णु को हर हाल में बचाना चाहते हैं। इसी डर और गुस्से में वो राव को जान से मार देते हैं। उसकी लाश को दूर कहीं फेंक आते हैं और फिर भाग दौड़ करके विष्णु को ढूंढने निकल पड़ते हैं। उधर पता चलता है कि सुमन ने विष्णु को एक कमरे में छुपाकर रखा था ताकि पाटिल के आदमी उसे नुकसान ना पहुंचाएं। तात्या विष्णु को सुरक्षित लेकर वहां से निकल जाते हैं। सुमन ये सब देख तो लेती है, लेकिन उसका ध्यान असल में राव पर अटका हुआ है, जो काफी देर से कहीं दिख नहीं रहा।
उसे बेचैनी है कि कहीं प्लान फेल ना हो जाए। वो चाहती है कि राव जल्दी से जल्दी आनंद को मार दे। राव के गायब हो जाने पर वो सीधे साइबा यानी गोंधल कलाकार और उसका असली प्रेमी से मिलती है। सुमन उसे कहती है कि किसी धार्मिक रस्म या बहाने से आनंद को नदी के किनारे ले जाए, जहां राव उसे खत्म कर देगा। और अगर किसी वजह से राव नहीं पहुंच पाया या वो आनंद को मार नहीं पाया, तो फिर साइबा को खुद ही आनंद को मारना होगा। पहले तो साइबा इस विचार से डर जाता है और मना करता है, लेकिन सुमन उसे भावनात्मक रूप से ब्लैकमेल करती है। अगर आज आनंद नहीं मरा तो कल से मुझे हमेशा के लिए उसी के साथ रहना पड़ेगा। अब अंततः वो मजबूर होकर उसकी बात मान लेता है। साइबा आनंद के पास जाता है, उसके कान में कुछ कहता है और उसे किसी बहाने से नदी की तरफ आने के लिए राजी करता है। सीधा साधा आनंद नदी की ओर चल देता है और साइबा थोड़ी दूरी से उसका पीछा करता रहता है। नदी के किनारे पहुंचकर साइबा चारों तरफ देखता है, लेकिन उसे आनंद कहीं नहीं दिखता। वो घबराकर उसका नाम पुकारने लगता है। तभी अचानक पीछे से कोई उस पर हमला कर देता है। कैमरा यहाँ चेहरा साफ नहीं दिखाता, सिर्फ हमें तेज झड़प, हाथापाई और संघर्ष नजर आता है। ये अंदाजा लगाया जाता है कि शायद वो आनंद ही होगा। दोनों के बीच जोरदार लड़ाई होती है और अंततः उनमें से किसी एक की मौत हो जाती है, पर दर्शक को ये नहीं दिखाया जाता कि जिंदा कौन बचा। इसके बाद कहानी अगले दिन की सुबह पर कट होती है। घर में सुमन तैयार हो रही है, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान और हल्की सी खुशी, क्योंकि उसके दिमाग में यही चल रहा है कि आनंद अब जिंदा नहीं होगा और उसका प्लान सफल हो गया है। घर में पूजा की तैयारी के लिए लोग जुटे हुए हैं, लेकिन आनंद अभी तक घर नहीं लौटा। सब लोग उसे ढूंढने की बात कर रहे हैं और ये सुनकर सुमन अंदर ही अंदर बहुत खुश हो जाती है कि सब कुछ उसकी मर्जी के मुताबिक चल रहा है। अचानक बाहर से गांव का एक आदमी चिल्लाता है कि नदी के पास किसी की लाश मिली है। ये सुनते ही लोगों में हलचल मच जाती है। सुमन के चेहरे पर खुशी और भी बढ़ जाती है। उसे पूरा यकीन है कि ये लाश आनंद की ही होगी। सब लोग वहां दौड़ते हैं, सुमन भी उनके साथ जाती है। वहां पहुंचकर सब देखते हैं तो जमीन पर पड़ी लाश पाटिल की होती है, यानी राव के पिता की। ये देखकर सब गांव वाले हैरान हो जाते हैं कि इतना ताकतवर पाटिल भी ऐसे मरा पड़ा है और सोचने लगते हैं कि उसे आखिर किसने मारा होगा। इसी बीच किसी की आवाज आती है कि आगे एक और डेड बॉडी पड़ी है। ये सुनते ही सुमन के मन में उम्मीद जागती है, ये जरूर आनंद ही होगा। वो घबराहट और उत्सुकता के साथ आगे बढ़ती है, लेकिन जब पास जाकर देखती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दूसरी लाश उसके प्रेमी साइबा की होती है। ये देखते ही सुमन सबके सामने ही जोर जोर से रोने लगती है और उसका नाम लेकर पुकारती है। गांव वाले और परिवार वाले चौंक जाते हैं, क्योंकि एक नई नवेली बहू का किसी और आदमी के लिए इस तरह बिलखना साफ संकेत देता है कि बात बहुत ही गड़बड़ है। उसके माता पिता उसे चुप कराने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब तक बहुत कुछ खुल चुका होता है। सब लोग धीरे धीरे घर लौटते हैं। अंदर हम देखते हैं कि आनंद अपनी दादी के साथ चुपचाप बैठा है। उसका चेहरा पहले जैसा भोला नहीं, बल्कि गुस्से और ठंडे आत्मविश्वास से भरा दिखता है। उसके बैठने, देखने और चुप रहने के अंदाज से साफ लगता है कि उसे सब कुछ समझ में आ चुका है। सुमन की चाल, साइबा का रोल और नदी के किनारे हुई लड़ाई का सच। डरपोक, झेपने वाला आनंद अब बदल चुका है। उसके अंदर एक अलग ही एटीट्यूड आ गया है, जिसे सुमन भी तुरंत नोटिस करती है। फिर बची हुई पूजा शुरू होती है। सभी लोग धार्मिक माहौल में बैठते हैं और आनंद के चेहरे पर शांति नहीं, एक दबा हुआ गुस्सा और ठहराव है। आनंद के घर में एक मुर्गी होती है, जिसे वो हमेशा खुला छोड़कर रखता है। उसका मानना यह था कि बेजुबान जानवरों को कभी बांधकर नहीं रखना चाहिए, लेकिन इस बार पूजा के बाद वो चुपचाप जाकर उस मुर्गी के छोटे से घर यानी कूप का दरवाजा बंद कर देता है, ताकि वो बाहर ना निकल सके। ये छोटा सा दृश्य बहुत कुछ कह जाता है, जैसे वो अब भागने या फरार होने वाले को आजाद नहीं बल्कि कैद रखेगा। और यहीं पर यह फिल्म खत्म हो जाती है। कहानी के संकेत साफ हैं। दादी, जिन्हें सुमन कम सुनती और देखती समझती थी, शायद वो सब सुन और समझ चुकी थी। उन्होंने ही आनंद को पूरी सच्चाई बता दी। नदी किनारे हुई लड़ाई में आनंद ने साइबा को मारा और खुद सुरक्षित घर लौट आया। अब वो सब जानकर भी शांत बैठा है, जैसे शिकार पर नजर रखता हुआ शिकारी। सुमन को लग रहा था कि उसने सबको मूर्ख बना लिया, लेकिन अब वो खुद एक बंद पिंजरे में फंस चुकी है और आगे की कहानी शायद किसी दूसरे पार्ट या दर्शक की कल्पना पर छोड़ दी गई है। अगर आपको इस कहानी का ये डार्क ट्विस्टेड सफर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना, क्योंकि आने वाले वक्त में मैं इंडिया के हर स्टेट से जुड़ी हुई मूवीज को लाने का प्लान कर रहा हूँ।
इसलिए अगर आपकी भी कोई रिकमेंडेशन हो तो मुझे कमेंट्स में बता देना। तो चलिए अब मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।